अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके। पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी उसके ऊपर मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला है और रिक्वेस्ट बहुत आई हैं कि आप जो वीडियो आपने बनाई है वो स्टेप बाय स्टेप वाली वो आप हमें उर्दू में करके दें। तो क्योंकि बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिनको स्टेप्स समझने होते हैं और हकीकत भी है कि फील्ड वर्क में ऐसा होता है कि आप बहुत सारे विक्टिम्स को मिल रहे होते हैं जिनको जो है वो इंग्लिश नहीं आती, तभी ट्रांसलेटर्स और ये और वो बीच में इन्वॉल्व होते हैं। और तो आज मैं आपको वो वाली वीडियो से रिलेटेड कुछ चीज़ें और जो एडिशनल चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं उर्दू में बताऊंगी कि आप लोगों को क्या क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लोग जब किसी भी किस्म की अब्यूज़िव सिचुएशन से बाहर निकलते हैं तो उस टाइम में आपको मेक श्योर करना होता है, क्योंकि सबसे पहला स्टेप होता है सेफ्टी। ठीक है, आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप एक सेफ़ एनवायरनमेंट में हैं जब आप इस सिचुएशन से बाहर निकलें। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, जब दो लोग एक दूसरे से सेपरेट हो रहे होते हैं, इट इज़ अ वेरी मैसी प्रोसेस। अच्छा, आसान आसान नहीं होता लोगों का एक दूसरे से अलग होना, मतलब बहुत स्मूथ प्रोसेस नहीं होता। इट इज़ अक्सर लड़ाइयाँ ही होती हैं या हंगामा हो जाता है या मारपीट झगड़ा फसाद ऐसे करके ही चीज़ें इट कैन बहुत डेंजरस हो सकती हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप तब दूसरे को छोड़ें जब पहली पार्टी आपके घर पे नहीं है, या तो आपका अब्यूज़िव पार्टनर आपके साथ नहीं है उस टाइम आप घर से जाएं, या फिर अगर आपको लगता है कि मैं ख़तरे में हूँ और वो मेरी जान नहीं छोड़ा तो उसके सामने बिल्कुल नॉर्मल बन के रहें और फिर खामोशी से पुलिस कॉल करें। या फिर जब आपको मौका मिले और आपको लगता है कि आप सेफ़ हो गए हैं, सामने वाला इंसान चला गया है, अब्यूज़र चला गया है, तो फिर आप उस टाइम पे अपने आप को सिचुएशन से रिमूव करें। कोई बैकअप बना के रखें, कोई प्लान बना के रखें, या पुलिस को पहले से इन्फॉर्म करके रखें। ठीक है, ये हो गया स्टेप वन। आप सेफ़ हो गए अपने आप को, क्योंकि इस सिचुएशन में बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं और अक्सर ये होता है कि आप नहीं चाहते हो कि बच्चे जो है ना इस तरह की चीज़ों को विटनेस करें। खुदा ना करे कोई मारपीट शुरू हो गई, कुछ शुरू हो गया, कुछ बच्चे को लग गया, बच्चे डैमेज हो गया। तो आपको बहुत सारी चीज़ों को मेक श्योर करना चाहिए कि यू आर एट द सेफ जगह जहाँ पे आप एग्ज़िट कर सकें। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं आपको कहूँगी कि जैसे ही आप रिमूव करें खुद को, कि पहले से आप किसी शेल्टर में बात करके रखें कि मुझे इस शेल्टर आना है। ठीक है, आप जिस शेल्टर में जाना चाहते हैं, सकीना होम्स हो गए, निसा होम्स हो गए, अपने करीब के घर के किसी शेल्टर में किसी जगह पे भी जाना चाहें, तो आप मेक श्योर करें कि आप पहले से उनको इन्फॉर्म करके रखें कि मैं आने चाह रही हूँ, ताकि वो पहले से आपके लिए कमरा अरेंज करके रखें। क्योंकि जाहिर सी बात है, बच्चों के साथ होंगे किधर जाएंगे। ठीक है, एक सवाल जो अच्छा, नंबर 2 इज शेल्टर। अच्छा, नंबर 3 कि अक्सर लड़कियों के मुंह से मैं ये सुनती हूँ, अगर मैं इसको छोड़ दूँगी तो मुझे कौन ख्याल रखेगा, मेरा क्या होगा, मेरे किस तरह से होगा, मेरी क्या चीज़ कैसे होगी, कौन करेगा, मुझे कौन संभालेगा, मुझे कौन आके देखेगा, मेरे बच्चे को कौन संभालेगा, मुझे खाना कौन प्रोवाइड करेगा। इस डर से कितनी ही लड़कियां मार खाने को तैयार हो जाती हैं, बोलती हैं कि चलो मारता ही था लेकिन कम से कम मेरे सर पे छत तो थी। तो मैं आपके इस सवाल का जवाब देती हूँ। आप लोग कॉल करेंगे ऑन्टेरियो वर्क्स को। ठीक है, ऑन्टेरियो वर्क्स पे आप जब कॉल करेंगे तो वहाँ पे कॉल करने के बाद आप उनको बताएंगे कि मैं क्राइसिस में आ गई हूँ, मेरी जॉब नहीं है, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और मैं डोमेस्टिक अब्यूज़ से भागी हूँ। सबसे पहले तो ये कि आप डोमेस्टिक अब्यूज़ से भागते हुए कोशिश ये करें कि पुलिस इन्वॉल्व ज़रूर करें, और पुलिस इन्वॉल्व करने के अलावा चार्जेस प्रेस ज़रूर करें। क्योंकि आप चार्जेस प्रेस करते हैं तो आपकी हाउसिंग आसानी से होती है। क्योंकि जब आप डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम्स में से या सर्वाइवर्स में से एक होते हैं
तो आप जो है वो एक लिस्ट पर डाल दी जाती हैं हाउसिंग अप्लाई करने के बाद। जब आप घर से बेघर होते हैं, शेल्टर जाते हैं, तो वहाँ पे आपकी सोशल वर्कर, केस वर्कर या पुलिस अरेस्ट जब अब्यूज़र को कर लेती है, उसके बाद आपके पास एक केस वर्कर, विक्टिम सर्विस पील, विक्टिम सर्विस दरहम, विटनेस सर्विस असिस्टेंट प्रोग्राम, वट कोई भी होंगे वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। विक्टिम विटनेस असिस्टेंस प्रोग्राम, कोई भी आपको कॉल करेंगे और वो आपको एक हाउसिंग वर्कर असिस्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन हाउसिंग वर्कर तब आपको प्रायोरिटी लिस्ट पर डाल सकती है जब आप रियली विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस हो। तो अगर तो आपने पुलिस को अरेस्ट करवाया, पुलिस को बुला के बंदे को अरेस्ट करवाए और आपने उसका पूरा रिपोर्ट वगैरह आपके पास आ जाती है, ठीक है, पुलिस अरेस्ट कर लेती है, जाहिर सी बात है चार्जेस प्रेस होते हैं। तो जब आपकी आंखों के सामने ये सारी चीज़ें हो जाएं और आपने ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे डाल दी हैं, उसके बाद आप ये काम करते हैं कि मुझे जो है वो अब जो है हाउसिंग अप्लाई करनी है, तो आप एक प्रायोरिटी लिस्ट पे आ जाते हो। प्रायोरिटी लिस्ट जो होती है वो उन लोगों की होती है जिन लोग विक्टिम्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं या ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले होते हैं, ठीक है। तो आपको उस लिस्ट पर डाल दिया जाता है। हाउसिंग के लिए लोग जब अप्लाई करते हैं, लो इनकम वाले, तो उनको अक्सर 10 साल 12 साल लग जाते हैं घर मिलने में। जब आप नॉर्मली किसी क्राइसिस में आते हो तब भी आप, क्योंकि इतनी रिस्की सिचुएशन पे नहीं होते हो, आप डोमेस्टिक वायलेंस से नहीं निकले होते हो, तब भी आपको प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं डाला जाता। जब आप बीमार होते हो, आपका कैंसर हो जाए या कुछ भी हो जाए, तब भी आपको प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं डाला जाता। लेकिन जब आप डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम हो तो आपको प्रायोरिटी लिस्ट पे डाला जाता है, ठीक है। प्रायोरिटी लिस्ट और दूसरी हाउसिंग में फ़र्क ये है कि दूसरी हाउसिंग 10, 11, 12 साल लग जाते हैं होने में, जबकि आपकी जब ये प्रायोरिटी लिस्ट पे आप होते हो तो आपकी हाउसिंग हो जाती है तकरीबन साल 1.5 साल में। और जब आप प्रायोरिटी लिस्ट पे आ जाते हो और खुदा न खास्ता अल्लाह न करे आप होमलेस होते हो, शेल्टर में आ जाते हो, तो आपकी केस एक्सेलरेट हो जाती है, ठीक है। एक्सेलरेट होने का मतलब ये होता है कि आप जिस लिस्ट पे 3,000 लोग हैं, उनमें आपका नाम टॉप पे होगा और वो लोग बोलेंगे जैसे ही हमें पहली सूरत में कोई भी घर मिलता है वो हम इस लड़की को इसके बच्चों के साथ दे देंगे, क्योंकि ये लोग बेघर हुए हुए हैं और शेल्टर टू शेल्टर फिर रहे हैं। तो इस तरह आपकी हाउसिंग होगी, ठीक है। ओंटारियो वर्क्स कॉल आप जैसी करेंगे ना शुरू में, OW आपके लिए 3 तरह की सर्विसेज अरेंज करते हैं। एक होता है रेंट, वो पोर्शन ऑफ रेंट कवर करते हैं। फिर होता है यूटिलिटीज़, मतलब इंटरनेट का बिल या हीटिंग का बिल। और एक होता है बेसिक नीड्स, ठीक है। और OW वाले जो है और भी बहुत चीज़ों में असिस्ट करते हैं, जैसे कि आपको पढ़ाई करनी है, कुछ कोर्सेज करवा देंगे, चाइल्ड केयर सब्सिडी दे देंगे आपको, समर कैंप वगैरह के प्रोग्राम्स बच्चों के, लेकिन वो बात की चीज़ें हैं, अब वो मैं बाद में बताऊंगी। अभी पहले शुरू में जो इमरजेंसी चीज़ है वो ये है, आपको रेंट, यूटिलिटीज़ और बेसिक नीड्स। और ये OW ओवर द काउंटर नहीं, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कवर करता है, ठीक है। जो आपके डॉक्टर आपको लिख के देंगे कि आपको ये दवा देनी है, एंटीबायोटिक्स हो गई, इनहेलर्स हो गए, बच्चे की आयरन की मेडिकेशन हो गई, आपको कोई डेफिशिएंसी है किसी चीज़ है, तो आपकी जो है वो मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्रिप्शन वाली OW कवर करता है। तो आप मेक श्योर करें कि जब आप कोई दवा लिखवाएं और आप ओंटारियो वर्क्स पर हैं, तो आप डॉक्टर से पूछें कि क्या मेरी दवाई जो है वो कवर्ड है कि नहीं है। मैं एक लेडी से मिली जो पिछले 3 साल से अपनी बेटी की दवाइयाँ को पे कर रही है अपनी जेब से, और जब मैंने उसको बताया कि तुम्हारी दवाई कवर्ड होनी चाहिए तो उसको यकीन ही नहीं आ रहा था। बाद में मालूम किया तो बाकी उसकी बेटी की दवाई कवर्ड थी। तो अब क्या करें, तो वो तो रीइम्बर्स हो ही नहीं सकता। तो इसलिए अपनी चीज़ों को जानें। मैं ये वीडियोस इसलिए बना रही हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को पता रहे। दूसरा काम आप करेंगे, चौथा काम आप करेंगे हाउसिंग अप्लाई करना, ठीक है। और एक और चीज़, आई नो यू, आप लोग बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हो, इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे होते हो, आपको याद आ रहा होता है आपका एक्स स्पाउस, हस्बैंड, पार्टनर, ठीक है। आई डोंट ब्लेम यू फॉर दैट, क्योंकि आप लोगों ने सिंसेरिटी से इस रिश्ते को निभाया है।
एंड इट गोज़ बोथ वेज, चाहे आदमी भी विक्टिम्स हो सकते हैं, औरतें भी विक्टिम्स हो सकती हैं, ठीक है। इसीलिए मैं मर्द और औरत दोनों को डील करती हूँ। तो मैं आपको यही कह रही हूँ कि जब आप अपने स्पाउस से अलग होते हैं, तो जब तक कि डोमेस्टिक वायलेंस, कोई वर्बल असॉल्ट, फिजिकल असॉल्ट ना हो, बाकी सारी चीज़ों के लिए कपल्स काउंसलिंग हो सकती है। लेकिन जहाँ ये सारी चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें अनएक्सेप्टेबल हो जाती हैं। वहाँ से आप ये कर सकते हैं कि आप यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। देखें, लाइफ में ना एक बुरे इंसान के साथ स्टिक करके रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको मूव ऑन करना चाहिए। कितने ही लोगों को मैं देखती हूँ 2 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल यार रोते ही रहते हैं कि मुझे वो याद आ रही है। लड़की भी रो रही होती कि मुझे वो याद आ रहा है। देखें, अब्यूज़िव पार्टनर से ज़्यादा बेहतर है कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल जो आप अपने आप को और अपने बच्चों को दें, ठीक है। और अगर तो चीज़ें फिक्सेबल हैं, गो फॉर कपल्स काउंसलिंग, ठीक है। लेकिन जब आप सेपरेट हो गए तो उसके बाद आपने नो कॉन्टैक्ट ऑर्डर प्लेस कर दिया है। खुदा के लिए इस चीज़ को मिक्स नहीं करिएगा। जहाँ नो कॉन्टैक्ट ऑर्डर प्लेस हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि आप एक दूसरे को किसी किस्म का भी मैसेज थर्ड पार्टीज़ के थ्रू नहीं भिजवा सकते। तो सारी कम्युनिकेशन वाया लॉयर ही होनी चाहिए। अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी को कहीं मिलने बुलाती है, फ़ोन करती है, तो डैट इज़ अ ब्रीच ऑफ नो कॉन्टैक्ट ऑर्डर। अगर आपने किसी के ऊपर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगाया, उसने किया है, तो उसको पुलिस अरेस्ट कर सकती है। सबूत जमा करें, पुलिस को कॉल करें। और अगर आपने किसी के ऊपर नो कॉन्टैक्ट ऑर्डर लगाया और आप मिलने चले जाते हैं, तो आपके ऊपर यू विल बी चार्ज विद मिसचिफ। मिसचिफ का मतलब है कि आपने पुलिस का टाइम ज़ाया किया, आप अनरिलायबल हो, उस बंदे के ऊपर से सारे चार्जेस ड्रॉप हो जाएंगे। जितनी पुलिस ने मेहनत की है, जितनी ओडब्ल्यू वालों ने मेहनत की, जितनी चीज़ें हुई हैं, वो सारे वो आपके ऊपर फ्रॉड का केस करेंगे। आपको कहेंगे कि हमें सारे पेपर्स वापस करो। और वो बंदा जिसके ऊपर अपने चार्जेस प्रेस किए थे, वो बोल सकता है कि इसने मुझे गलत अरेस्ट कराया था। वो आपके पीछे आएगा आपको सू करने के लिए कि मैं तो इतना ख़तरनाक था ही नहीं, तो मुझसे मिलने के लिए आ गई थी। तो लो जी, अब मुझे मेरा हर्जाना भरो। जज्बात में आके कभी भी कोई स्टूपिड हरकत ना कर दें, क्योंकि आप खुद जाएंगे अब्यूज़र को मिलने के लिए, वो बोलेगा मैं तो डेंजरस हूँ ही नहीं, इसने मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया है। पुलिस उसकी बात मानेगी, आपकी बात नहीं मानेगी। फिर वो आपको मैनिपुलेटिव समझेंगे, बच्चे भी आपसे रिमूव कर दिए जाएंगे, बच्चे उस बंदे को दे दी जाएगी, क्योंकि सारी सिंपैथी उस बंदे की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो आपने की, चलो हम हाउसिंग पे वापस आते हैं। हाउसिंग हमने अप्लाई की, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने शेल्टर में, ठीक है, अपने लिए जगह जगह पे घर ढूंढने और फिर अपने लिए सेटअप करना है। अच्छा, सीआरए को आपने कॉल करनी है, कनाडा रेवेन्यू एजेंसी को, और उनको फ़ोन करके कहना है। अच्छा, ओडब्ल्यू आपको रेंट की पेमेंट का एक हिस्सा देंगे, ठीक है। आप जॉब नहीं कर रहे, चाहे कनाडा रेवेन्यू एजेंसी जो है, सॉरी, वो लोग जो है वो आपको चाइल्ड टैक्स बेनिफिट देंगे, CTB। ये हर बच्चे का आता है, और जब आप क्राइसिस में होते हैं वो थोड़ा सा बढ़ा के देते हैं। और तो आपने रेंट का एक हिस्सा उधर से लिया, ओडब्ल्यू से, और बाकी आपने चाइल्ड टैक्स बेनिफिट से अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। आपकी यूटिलिटीज़, रेंट, और उसके अलावा आपका हीटिंग का बिल, ये आपका ओडब्ल्यू कवर कर रहा है। सो आपके पास रह गया सीआरए का पैसा, उसको आप यूज़ करेंगे बच्चों की ग्रोसरीज़ के लिए, अपने फ़ोन बिल के लिए, इंटरनेट बिल के लिए, ठीक है, और अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट आप जो भी कर रहे हैं, एवरी स्टेप ऑफ द वे यू टेकिंग वेरी केयरफुली। आप ये सारे पैसों को बहुत संभाल के यूज़ करें, क्योंकि आई नो रेंट इज़ नॉट ईजी, इतना ईजी नहीं है। अच्छा, रेंट से मुझे याद आया कि कई ऐसी, जब हाउसिंग अप्लाई करते हैं ना, तो ऐसा भी होता है कि आपको कोई जगह मिल नहीं रही होती है रहने के लिए, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई कैन ऑलवेज लुक अप अ प्लेस फॉर यू। और दूसरा ये कि लैंडलॉर्ड से बात करने को, उनकी गारंटी देने को कि आपको आप रेंट टाइम पे मिलेगा, किस प्रोसेस से आता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं हैंडल करती हूँ। दूसरी चीज़ ये कि आपको अगर कोई अपार्टमेंट सिक्योर कर लेते हैं आप, तो अगर आपने हाउसिंग अप्लाई की हुई है और आप रेंट सब्सिडी वालों को बोलते हो कि मैंने यहाँ पे लीज़ कर लिया अपार्टमेंट, मेरा रेंट ज़्यादा है और मैं जो हूँ हाउसिंग के एप्लीकेशन पे हूँ, तो आप उनको ये एप्लीकेशन में डाल सकते हो
कि मेरा जो है ना यही अपार्टमेंट को सब्सिडाइज़ कर दिया जाए, कि मुझे उस लिस्ट से निकाल दिया जाए और मेरा इस घर का ही रेंट छोटा कर दिया जाए। तो जैसे मेरी हाउसिंग हुई, मेरा 3 बेडरूम यूनिट है, मेरी रेंट है $296। मेरे बराबर वाला अपार्टमेंट $2600 का, 24 to $2600 वो लोग रेंट पे कर रहे हैं, लेकिन मेरा रेंट सब्सिडी वालों ने 296 किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह आप 2400 वाला या जो भी 1400 वाला लिया है, मेक श्योर करें कि वो आपकी जो आपने हाउसिंग की एप्लीकेशन फिल की है वो अपार्टमेंट उस लिस्ट में है कि नहीं है, एक दफ़ा मेक श्योर करिएगा। उसके बाद आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे इस अपार्टमेंट में घर मिल गया है, तो आप लोग मेरे इसी अपार्टमेंट को रेंट सब्सिडाइज़ कर दो तो मेरा रेंट कवर हो जाए। ठीक है, तो कनाडा रेवेन्यू एजेंसी जो है वो आप डेट ऑफ सेपरेशन बताएंगे और उनको आप बताएंगे कि आप अपना अकाउंट देंगे। देखिए, चाइल्ड टैक्स बेनिफिट माँ के अकाउंट में ही आता है लीगली तौर पे, फादर के अकाउंट में नहीं आता, तो आप इस चीज़ का ख्याल करें। तीसरा, इमाम यूसुफ बदात इस्लामी तलाक दिलवाते हैं इस्लामी शरिया काउंसिल पे टोरंटो में। ठीक है, तो जो लेडीज़ जो इस्लामी तलाक चाहती हैं आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ईगो में आके बंदा तलाक नहीं दे रहा होता, बोलता है तुम मेरे पाँव पड़ोगी, तुम भीख मांगोगी मेरे आगे, मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा, वो नहीं दूंगा। आप अपनी एप्लीकेशन इमाम यूसुफ बदात को सबमिट कराते हैं, वो उनको ईमेल करते या मैसेज करें या कॉल करें, वो आपको एक फॉर्म फॉरवर्ड करेंगे, वो उस फॉर्म को आप फिल करें। अगर नो कॉन्टैक्ट ऑर्डर और आप अपना एड्रेस शेयर नहीं करना चाहते सेकंड पार्टी के साथ, ये इस्लामी तलाक की बात कर रही हूँ मैं, कैनेडियन तलाक बिल्कुल अलग है, उसका भी बिल्कुल अलग टॉपिक आएगा, लेकिन अभी मैं इस्लामी तलाक की बात कर रही हूँ। तो आप जो है वो इमाम यूसुफ बदात को एप्लीकेशन बना के भेजें और उनको बोलें कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है, सारी वजह बताएं। अगर आपके दिल में ज़रा सा भी शक नहीं है और आप 100% क्लियर हो कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है, नहीं रहना है, मेरा डन हो गया, तो फिर आप फॉर्म फिल करके उनको बता दें देयर इज़ एब्सोल्युटली नो वे कि मैं इस बंदे के पास वापस जाऊँगी। वो उस बंदे को ख़ुद कॉन्टैक्ट करते हैं मस्जिद के थ्रू, और फिर उसके बाद वो आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं कि आपकी बीवी आपके साथ नहीं रहना चाहती, शरन तौर पे उसको पूरी इजाज़त है कि अगर वो आपके साथ तलाक चाहती है तो आप उसको दें। अगर बंदा नहीं देता, वो 2 से 3 दफ़ा उसको कॉल करते हैं, फिर उसके बाद वो आपको खुला या फसख जारी कर देते हैं। तो वो बंदा नहीं भी चाहेगा तब भी आपको तलाक हो जाएगी इस्लामी वाली। ठीक है, तो गुड लक विद दैट। और अगर मुझे और कुछ याद आता है तो मैं दोबारा बनाऊंगी और सारी वीडियोस। मुझे अभी फ़िलहाल तो बस यही याद आ रहा है। तो CRA आप डेट ऑफ सेपरेशन बताएंगे, वो आपके टैक्सेस में आएगा। अच्छा हाँ, एक और चीज़, लीगल एड ऑन्टेरियो, इसके ऊपर मुझे बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं लीगल एड ऑन्टेरियो का आपको बता देती हूँ। ये उन लोगों के लिए होता है जिनके पास पैसे नहीं होते अफोर्ड करने को लॉयर, और वो जॉब नहीं कर रही होती हैं और परेशान होती हैं किस तरह मैं करूँगी, डोमेस्टिक इशूज़ से निकल के आई होती। फैमिली कोर्ट का सारी प्रोसीडिंग्स लीगल एड ऑन्टेरियो वाले कवर करते हैं ऐसी लेडीज़ के लिए, और ऐसे जो कोई भी OW पे आया होता है किसी के लिए भी कवर हो जाती है, मैन के लिए भी होती है। बट होता ये है कि आप जॉब नहीं कर रहे होंगे एंड आप अफोर्डेबल सिचुएशन में नहीं होंगे। ठीक है, आपने लीगल एड ऑन्टेरियो कॉल करना है, वो आपको सर्टिफिकेट इशू करेंगे, और बहुत सारे लॉयर्स होते हैं जो लीगल एड ऑन्टेरियो के सर्टिफिकेट्स को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, तो फिर वो आपका केस लेते हैं और वो फैमिली कोर्ट में आपका फ्री ऑफ कॉस्ट केस लेके जाएंगे। लेकिन लीगल एड ऑन्टेरियो डिवोर्स कवर नहीं करती है। ठीक है, तो डिवोर्स का जो मामला है वो मैं अलग से आपको बताऊंगी, उसमें आपको फ़ी रीइम्बर्स भी हो सकती है। ठीक है, तो डिवोर्स का जो मैटर है वो मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही, और मुझे दुआओं में याद रखें, फिर इंशाल्लाह बात होती है, और अल्लाह हाफ़िज़।